मेरी ज़िंदगी है तू। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़िंदगी वाली कोई बात मैं नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ड्रामे की बात कर रहा हूँ जो कि आज हम जिसका रिव्यू देने लगे हैं, और उसकी 27वीं किस्त जो है वो कल एयरवाई से जो है वो नश्र हो चुकी है। तो हम जनाब रिव्यू लेकर आए हैं उसका, ताकि हम रिव्यू की बात कर सकें और इस बात को आगे चला सकें। सामने नाज़रीन, जब आज का ये रिव्यू शुरू हुआ तो इसमें जो ओपनिंग सीन था उसमें जो चीज़ दिखाई गई वो सास और बहू की एक जो कलिश को दिखाया गया है, खींचातानी की गई है और एक दूसरे पर तंज का सिलसिला जारी रखा गया। अब डायलॉग टू डायलॉग वाइज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं, डिसाइड हमने कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि आप ये किस देख चुके हैं, और अब हम इसके जो हिडन पहलू हैं उसको हम देखकर चलेंगे। अब यहाँ पर दोनों जो सास बहू हैं एक दूसरे पर तंज करती हैं, और दिखाया ये गया है कि आर्या का जहन जो है वो सास से कहीं आगे है, और सास जो बातों की तलकीन उसको कर रही है वो उसके ऊपर खुद जो है वो पूरी नहीं उतरती। जैसे मिसाल के तौर पर बहू ने ये कंप्लेन की कि मैं यहाँ बैठी हूँ परेशान और जो कामयार है वो आया नहीं है, तो उसने कहा कि अब तक तो तुमको आदत हो जानी चाहिए। इतने में सुहेल साहब आ गए जो कि सास के हस्बैंड थे और आर्या के ससुर थे। तो वहाँ कहा जनाब आर्या ने कि आपको भी आदत होनी चाहिए, अभी तक आपके हस्बैंड आपसे कंट्रोल नहीं हुए। तो ये जो है ना कंट्रोवर्सी जो है चल रही है, और हम इसको आगे देखेंगे किस तरह से चल रही है। अब जनाब कामयार साहब की हरकतें जो हैं वो बिगड़ी हुई उसी तरह से जिस तरह से शादी से पहले थी, और उन्होंने अपने आप को संभालने की कतई कोशिश नहीं की कि मैं संभालूं। और फारिया है उनकी फ्रेंड है जो कि शादी से पहले उनके बहुत करीब थी, और बहुत हद तक ये चांस था कि फारिया ये बाजी जीत जाए और शादी जो है उसकी कामयार से हो जाए। लेकिन ऐन वक्त पर शायद कुछ विकेट ज़्यादा गिर गई या क्या हुआ, फारिया की शादी नहीं हो सकी, और उसके बाद जो है ना कामयार साहब ने जो है आर्या से शादी कर ली। अब रात गए बहुत लेट नाइट जो है ये सीन दिखाया गया है कि फारिया के कंधों पर सवार कामयार साहब जो है वो जनाब अपने कमरे में अपनी बीवी के सामने आते हैं, और मदहोश सोए हुए बिल्कुल नशे में धुत, और फारिया जो है सोफे पर लेटाती है, और आर्या का जहन, दिमाग और सब चीज़ें जो है वाइल्ड कैट की तरह। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें ना, आर्या की एक्टिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल वाइल्ड कैट की तरह एक्ट कर रही है। तो लिटा देती है सोफे पर, और जनाब उसके बाद जो ना आर्या पहला सिलसिला जो है ना वो पूछती है फारिया से, तो मेरे कमरे में आई कैसे। वो बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारा हस्बैंड है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है, ड्रामा कर रही थी। और आर्या को इस बात का पता था कि ड्रामा कर रही है। इतने में जनाब उसकी आँख खुल जाती है और कामयार साहब भी उठ जाते हैं, वो भी ड्रामा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जी फारिया तुम यहाँ कैसे आइयो, चली जाओ यहाँ से। Faria was standing in the middle of nowhere, and she had no other option just to leave and stay quiet. Otherwise, the way they were gazing at her, I'm talking about Faria, the way the both wife and husband were gazing at her, it was very close that they both would have thrown her out of the room. और अब जनाब जो है वो हैरानी का इजहार हो रहा है कि क्या हुआ, और वो सारे डायलॉग्स जो हैं उसको हम लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपनी जो है तनकीद जो है, पॉजिटिव तनकीद जो है वो ये है कि एक बीवी के दिल पर क्या गुजरेगी जब आधी रात को उसकी आंख खुले और उसका हस्बैंड नशे में धुत किसी और खातून के कंधों पर सवार कमरे में दाखिल हो रहा हो, और फिर ना एक्सक्यूज़ करे ना सॉरी करे बल्कि चढ़ाई करे ऊपर से। तो यहाँ पर जो करेक्टर है आर्या का, आर्या ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और बजाय चीखो पुकार करने की, क्योंकि आर्या के लिए तो ये सारा माहौल जो है ये एकदम से यकसर नया कर रहा है। अब आर्या कोशिश कर रही है कि मैं इस माहौल में एडजस्ट हो जाऊं या इस माहौल को चेंज कर दूं। ये दो मुतज़ाद बातें हैं, और आने वाले सीन्स में हमें ये बातें जो है बहुत ज़्यादा उजागर नजर आती हैं। अब यहाँ पर जो है उनकी बहस चल रही है, वही जो बहस मियाँ बीवी में होती है, छोटी मोटी खींचतान चल रही है, और उसके बाद जनाब आखिरकार जो है वो कामयार साहब कहते हैं कि जनाब क्योंकि आपने मुझसे भी बिहेव किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और कहते हैं आर्या को कि आर्या तुम मुझे जो है रिकन्सिलेशन मूड में आ जाओ और मुझे मनाओ। अब यहाँ पर एक बड़ी हैरानकुन बात है, आर्या अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करने के बाद जो है थोड़ा सा आगे होती है, थोड़ा सा चुप कर उसको कहती है कि तुम बाज आ जाओ, क्योंकि कामयार साहब ने कंप्लेन नहीं की थी, मैं तुमसे नाराज़ हूँ और मैं इस चीज़ के अंदर जो अपनी नाराज़गी गुस्से के अंदर मैं तुमसे दूर चला जा रहा हूँ और मैं तबाह हो जाऊँगा।
है सब कुछ मिलाने की फिर कोशिश करती है, धागे टूटे हुए जोड़ने की कोशिश करती है, चीज़ों को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है और बड़े मध्यम अंदाज में बड़े कंसिलेशन के मूड के अंदर उससे बात करती है और कहती है कि मान जाओ और रुक जाओ, अपने आप को तबाह मत करो क्योंकि इसका हासिल कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वही दिखाते हैं कि वो जनाब काम्यार साहब जो है वो पास नहीं आते और फिर अपनी हरकत और सकनात जो हैं वो उसी तरह से जारी रखते हैं। और फिर अब कोई चीज़ तो रह नहीं गई थी और काम्यार साहब आज नहीं आ रहे थे, तो आर्या जनाब अपने बिस्तर में चली जाती है और जाने के बाद कहती है कि यहाँ पर बैठे रहो स्टूल पर और नेक्स्ट टाइम जो है ना ऐसी हरकत मत करना, वरना मैं यहाँ तुम्हें बैठने की जगह नहीं दूँगी, मेरे बेड पर आने की ज़रूरत नहीं है और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिंगर्स पे फिंगर्स रेज हो रही हैं, थ्रेड्स पे थ्रेड्स लग रही हैं, वाइल्ड कैट अपनी एंगर दिखा रही है और ये देखें कितने सुकून से वाइल्ड कैट जो है वो सो रही है। और अब काम्यार के पास तो कुछ भी नहीं बचा, बिस्तर भी गया, बेड भी गया, बेगम भी नाराज़ हो गई और उसने ये किया कि उसने अपना जो है वो लिबास चेंज किया, सोने वाले कपड़ों में आया और उसके बाद अब वो चाह रहा है कि अटेंशन चाहिए उसको। असल में वो इग्नोर हो रहा है बहुत बुरी तरह से क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, फारिया भी है और भी एक दो फ्रेंड्स होंगी और अब वो जो 24 घंटे के लिए एक औरत उसके सर पे सवार हो गई है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो वाइल्ड कैट की तरह उसकी जो है ना केयर नहीं हो रही है और वो काफ़ी डिस्टर्ब है। अब उसकी जो है अटेंशन लेने के लिए और बताने के लिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे मेरे लिए कुछ तो करो, मुझे सोने की जगह दो या मेरा को बिस्तर करके दो या कुछ करो, तो काम्यार साहब पानी की बोतल हाथ से छोड़ देते हैं, धड़स करके वो ज़मीन पर गिरती है जिससे आर्या की आँख खुल जाती है और बहुत ही रफ लहजे के अंदर वो कहती है कि दिस इज़ फॉर द लास्ट टाइम, डू नॉट डेयर टू डू दैट अगेन, इफ़ यू डू देन यू वुड बी solely and only responsible for that। और उसमें जो है ये एंगर जो है आप देख सकते हैं आर्या के चेहरे के ऊपर और काम्यार किस तरफ जा रहा है कुछ अभी तक कोई भी डिटेक्शन नहीं हो सकी क्योंकि वो अपना कोई ख़ास इंक्लिनेशन जो है वो इंक्लाइन नहीं कर रहा फारिया की तरफ भी और एज़ कम्पेयर टू आर्या, फारिया इतनी खूबसूरत भी नहीं है और उसको इतना खूबसूरत किरदार में दिखाया भी नहीं गया। अब यहाँ पे आर्या और उसके फादर जो हैं जुनैद साहब जो हैं उनका भी एक सीन दिखाया जाता है, हल्का सा दादी का सीन दिखाया जाता है कि ये दादी बैठी हुई है। दादी इस तरह से दिखाई गई है जैसे शेक्सपियर के ड्रामे के अंदर ना एक होता था किरदार होता था, उसको हम नासिहाना किरदार कहा करते थे और वो जो है ना किरदारों को आके समझाया करता था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। और वो एडॉप्टेशन उसकी जो होती थी, कभी वो दरवेश होता था, कभी वो कोई कोर्ट के अंदर मौजूद होता था, कुछ ना कुछ होता था। तो वो एक एलिमेंट है, वो एक टेक्निक है ड्रामे की कि ड्रामे के अंदर एक करेक्टर जो होता है वो बहुत ही जेंटल और बहुत ज़्यादा जो है वो सबको सीधे रास्ते पर लगाने के लिए और सबको सीधा रास्ता दिखाने के लिए होता है। और यहाँ पर वो जो किरदार डेडिकेट किया गया है वो दादी को किया गया है क्योंकि हर आर्गूमेंट्स के अंदर, हर सीन के अंदर और हर कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर जो है दादी की बात जो है वो फाइनल रहती है। अब यहाँ पर सीन तेज़ी से चला रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जनाब सोहेल बैठे हुए हैं और उनके सामने उनकी बेगम है और सोहेल और उनकी बेगम के जो मुतनाज़ गुफ्तगू है वो भी उसी तरह से है जिस तरह से यहाँ पर उनका बेटा अपनी बहू से लड़ रहा है, अपनी बीवी से लड़ रहा है और वहाँ पर उनकी बीवी जो है यानी सास जो है वो सोहेल साहब से यानी अपने हस्बैंड से लड़ रही है। और वही सारी की सारी बातें पिछली ज़िंदगी के किस्से और नोक झोंक और लड़ाई झड़ाई, मतलब ये कि कोई कहानी मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रही कि मैं कह सकूं कि द होल प्लॉट वाज स्टेपिंग स्लोली बट श्योरली टुवर्ड्स द मेन sketch of the play. There isn't seems to be any sketch of the play because the way they are just exposing, it seems कि वो अपनी habits दिखा रहे हैं and they are trying to tell each and everyone that he is the superior to the next one। और इसी के अंदर जो है यहाँ ड्रामा चल रहा है। अब देखने यहाँ पर अच्छा ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल सीन फॉर मी क्योंकि आर्या जो है ये सो रहा होता है काम्यार और इसको जगाने के लिए पहले वो कोशिश करती है जाग जाए लेकिन नहीं जागता, तो प्यार के अंदर आकर गिलास में पानी लेकर थोड़ा सा फिंगर से पानी लेकर इसके चेहरे पर फेंकती है
अब कामयार बिगड़ा हुआ तरीन इंसान, रिच पर्सन, और he could not tolerate that, right? और this is the place where love stepped down and anger stepped over. ये देखें आप, इसका हाथ मरोड़ा है कितनी बेदर्दी और कितनी सख्ती के साथ, क्योंकि if I'm not mistaken, जो आदमी का हाथ पाँव होता है वो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होता है, उसके जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसका जो पंजा होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, और जो लेडी होती है ना, we must not even try to touch her, क्योंकि वो इंटायरली डिफरेंट एक किस्म की स्पेशी है, वो नाजुक बनी हुई नहीं है, वो नाजुक है, उसके जॉइंट्स के अंदर ताकत नहीं है, आप उसका हाथ मरोड़ें। और इज दिस सॉर्ट ऑफ अ लव यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग फॉर योर लव्ड वन, beloved one? This is beyond understanding. That scene could have been eliminated at once, but nonetheless we have to tolerate, because this is also the part of our society and we cannot deny for that, right? अच्छा, अब ऐसा लगा कि जैसे कि एक टिश्यू पेपर है वो अभी इस्तेमाल हो रहा है और एक टिश्यू पेपर यूज़ हो चुका है। एक कपल है, they are showing their anger and the other couple has shown their anger and they have just got aside and हमारे लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, क्योंकि सोहेल साहब के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो कि कामयार के साथ हो रहा है। यहाँ पर फिर जो है सास साहिबा आकर एंगर करती हैं, उससे कहती हैं कि लेट मी हैव अ लिटिल हिंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग थ्रू आउट द नाइट। और तो वो कहती है कि क्या होता रहा है, वो जो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो बाहर क्यों सोता रहा। तो इतनी देर में आर्या जो है वो नज़र उधर कर कहती है कि मेरा हस्बैंड तो सोया या नहीं सोया, बट योर हस्बैंड इज स्टिल ऑन द सोफा। और देखती है सोहेल साहब सोफे पर होते हैं, तो खैर सास को बहुत गुस्सा आता है सोहेल पर और बहुत एंगर दिखाते हैं। अब यहाँ ये सीन है कि कामयार साहब जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो जनाब पब में होते हैं या कहाँ होते हैं, वो कहते हैं फारिया को कि दिस इज़ द टाइम टू गो होम, और मैं मिस कर रहे होंगे या कोई चीज़ होगी। तो फारिया को पार्टी के बीच में से कहते हैं कि मुझे छोड़ने घर चलो, और फारिया उसको जो है वो घर लेकर आती है, गाड़ी से उतरती है और विद अ लॉट ऑफ एंगर शी गेज्ड एट हिम। और उसके बाद कहती है वुड यू बी एबल टू मैनेज योर वे, इफ यू थिंक यू कांट आई कैन हेल्प यू आउट। बट यहाँ पर कामयार कहता है कि आई एम यंग इनफ, आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज माय वे। और उसके बाद कामयार जो है उसको प्लेजेंट्री एक्सचेंज करता है, नहीं करता, वो वहाँ से निकल जाता है। ये सीन है जहाँ पर वो उसको कह रहा है फारिया को कि मुझे घर ड्रॉप करवा दो या कर दो। तो बहरहाल घर पहुंच जाता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से उतरता है और फारिया जो अपनी गाड़ी रिवर्स करके वो चली जाती है। और फिर जनाब जो सीन है वो यही है कि किस तरह से एक लेट नाइट हस्बैंड जो है वो अपनी मिसेस के कमरे में दाखिल हो सकता है, जबकि उसको एक बहुत बड़ी थ्रेट भी लगी हो कि नेक्स्ट टाइम इवन इन योर ड्रीम डू नॉट थिंक टू कम लेट। और बीवी भी ऐसी हो जो शक्ल से न सिर्फ तो खैर एनीवे ये कंपैरिजन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डाला है। और बार बार जो है वो दिखाते हैं कि हीरोइन में और जो दूसरी लड़की है जिसका साइड रोल है उसकी जो अपीयरेंस है उसमें बहुत फ़र्क है। और मतलब ये है कि अगर कामयार चाहे भी तो वो उस लड़की की तरफ माइल होने की कोशिश के बावजूद माइल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनकी अपीयरेंसेस, उनकी हैबिट्स और उनकी मूवमेंट्स के अंदर बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पर भी फिर वही कंट्राडिक्शन हो जाती है, चीज़ें खड़क जाती हैं। ये फैमिली बैठी हुई दादी है, सोहेल साहब की मिसेज हैं, तो बातें करते हुए कुछ बात होती है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। फिर आखिरकार खाना, एक चीज़ ख़वातीन हज़रात मैं यहाँ पर कहना पसंद करूँगा कि अगर आप समझते हो कि आपका एग्रेशन इतना ज़्यादा है, आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो बेटर ये है डू नॉट गेट टुगेदर ऑन द डिनर टेबल, ऑन द मील टेबल, और डू नॉट गेट टुगेदर, डू नॉट कम देयर इफ़ यू कांट टॉलरेट ईच अनदर। तो ना है, अक्सर होता ये है कि जब खाने का सिलसिला शुरू होता है और लड़ाई हो जाती है, खाना वहीं रह जाता है और सब अपने एप्रन जो है फेंक कर वो चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये खाने की तस्लील से बढ़कर तो ये है। अब यहाँ पर जो तीसरा प्यार है वो है जुनैद का और इरम का। अब इरम जो है वो गालिबन शादी कर चुकी है मंसूर से इन अमेरिका, और यहाँ पर उनकी बेटी जो है फारिया जो है, जुनैद और इरम की बेटी फारिया है, और ये वही लड़की है जो कि सासत किरदार चल रहा है उसका कामयार के साथ। यहाँ पर ही अपने बाबा जुनैद को कहती है कि कितना ही अच्छा हो अगर मेरी मदर इरम जो है वो कुछ अर्से के लिए, क्योंकि
अब अच्छा फील कर रही हैं तो वो घर रहने के लिए आ जाए, क्योंकि वो अभी तक होटल में ही ठहरी हुई हैं। वहीं पर वो अपना टाइम जो है पास कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स की एडवाइस है कि वो फ्लाई नहीं कर सकती। और उससे पूछा जाता है कि आप कब तक यहाँ पर हैं, तो यही उन्होंने कहा है कि मैं तो जैसे ही मिलेंगे मुझे तो पहली फ्लाइट मुझे मिल जाएगी और मैं चली जाऊँगी। अब यहाँ पर कामयार जो है वो मुश्किल से कमरे में आ जाता है और फिर वही थ्रेट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और मांगता है पिलो कि जी मुझे अंदर आने दो, लेकिन आर्या उसको अंदर नहीं आने देती और वो पिलो अपना लेकर फिर जाकर बाहर सोने पर सो जाता है। और फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो राइज होती है सास के दरमियान, बहू के दरमियान और बेटे के दरमियान, और उधर फादर और मदर के दरमियान, और तीसरा पेयर जो है वो जनाब जुनैद और इरम के दरमियान। अब जुनैद जो है वो जाएगा इरम के पास, क्योंकि लव जो है उसके ऊपर एंगर गालिब तो ज़रूर आ जाता है, लेकिन लव मुकम्मल तौर पर बुझता नहीं है। कोयला के अंदर आखिरी चिंगारी की तरह सुलगता रहता है और हर वक्त रिकन्सिलेशन की और वापसी की गुंजाइश प्यार, मोहब्बत और लव में रहा करती है। और यही वो तवज्जो होती है और यही वो खासा होता है, वो एलिमेंट होता है जिसका दोनों इंतज़ार करते हैं। एक लव के अंदर एक और चीज़ भी है, वो ये है कि लव हमेशा ये चाहता है कि मुझे पैम्पर किया जाए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। वो कहते हैं कि मेरी बात मानी जाए, मुझे पैम्पर किया जाए और मेरी से को प्रायोरिटी दी जाए। और यही बात होती है कि वक्त जो है वो रुकता नहीं है और वो जनाब चुप करके टिक 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 करता हुआ गुजर जाता है। कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15 साल, जैसा कि जुनैद नहीं बल्कि सोहेल साहब और उनकी बीवी के सिलसिले में हुआ। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी जो और गुजारिश ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका हस्बैंड जो है वो इतना एंगर में है, इतनी कंसर्न नहीं दिखा रहा, तो उसको आप ज़्यादा जो है फ्यूल अप मत करें, पानी मत फेंकें, इतना ज़्यादा इंजेक्शन मत करें। लेकिन ये सिलसिले चलते रहते हैं और इरम जो है वो कुछ बेहतर हो रही है। शी वुड बी प्लानिंग टू गो बैक और जुनैद जो है वो उसको रिकन्सिलेशन के मूड में आता है, बात करता है, लेकिन एंड कुछ भी नहीं होता। फारिया जो है एमलेसली कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। सास जो है वो अपनी फ्रेंड से मिल रही है, इरम से जाकर मिलती है और कहती है कि मेरी कोई अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो वो बताना। अब ये फिर मेरी वही गुजारिश है कि देयर सीम्स टू बी नो स्टोरी। स्टोरी क्या है, कितना आप एक्सपेंड करेंगे एक चीज़ को। अब उसको दिखा दिया, कल्चर दिखा दिया, घर का कल्चर दिखा दिया और कामयार किस किस्म का है वो भी दिखा दिया और जो आर्या है वो ही दिखा दी। फारिया का भी करेक्टर हो गया। अब इसको प्रोलॉन्ग करने का जो मुझे जो मकसद नज़र आ रहा है, ये ड्रामेटिकल टेक्निक से बहुत दूर है। इसके अंदर कोई विलन नहीं है, इसके अंदर कोई पुअर फैमिली नहीं है, इसके अंदर कोई बिजनेस की एक्टिविटीज़ नहीं है, इसके अंदर रादर कोई एक्टिविटीज़ है ही नहीं कि घर के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है वो आप नोक झोंक करते फिर रहे हैं और वो सिलसिला चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ मोर देन अ बिजनेस कंसर्न। Longer the stories, longer the episodes, better the business, better the advertisements, and you people, including me, we just keep on watching. So it's a dream house, or everyone would be having a good look towards the surroundings, और उसके अंदर पर्दे कैसे हैं, बेड्स कैसे हैं, और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है और पैसे जो है वो लगाए गए हैं बहुत ज़्यादा। प्रोडक्शन अब इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा हुआ, लेकिन घर हायर किया गया है, वहाँ पर जो सारा सराउंडिंग नज़र आ रही है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स है, ब्यूटीफुल हाउस है और मैनर्स आर प्रीटी गुड। एवरीबॉडी वुड बी लॉन्गिंग टू बी एट दैट प्लेस। और लेकिन ये है कि यहाँ से एक जेलस क्रिएट होती है। अगर तो एक चीज़ को आप देखने के बाद ये कहते हो कि लेट्स गो एंड ट्राई टू फाइंड दोज थिंग्स इन आवर सोसाइटी, और मैं मेहनत करूँगा, मैं स्ट्रगल करूँगा एंड वुड ट्राई टू गेट ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई हैव सीन इन द प्ले through the right or legal means, that is okay। लेकिन ऐसा शख्स बनाता है। तो ये चीज़ें सिर्फ भड़काने के लिए हैं, भड़का रही हैं और सब भड़क रहे हैं। तो किस जो है वो यहीं पर ख़त्म हो गई है। कोई एंटी क्लाइमेक्स नहीं आया, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई रंजीदा बात नहीं हुई, और ये बस एक ओपन आप समझें कि पूरा प्ले ना, ये किसी प्ले का, ये प्ले जो है मेरी ज़िंदगी है तू, ये पूरा का पूरा प्ले जो है ना, 26वीं 27वीं केस आप समझिए कि किसी प्ले का, किसी अच्छे प्ले का एक सीन
बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी एक्टिंग्स जो है जैसा कहा गया, डायरेक्टर ने जैसा कहा है, राइटर ने जैसा कहा है, दे आर डूइंग इंसाफ कर रहे हैं अपने किरदार के साथ, लेकिन दे आर लैकिंग डायलॉग्स तक नहीं है। आप देखें कि डायलॉग्स के अंदर जान होनी चाहिए, सिवाय इसके कि तुमने ये कर दिया मैं वो कर दूंगी, तुम भी समझते क्या। थ्रेड्स हैं और कंटिन्यूशन ऑफ थ्रेड्स है, प्लॉट नहीं है उसके अंदर, डायलॉग्स नहीं है, और बाकी द रेस्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। इट्स अ गुड एपिसोड, इट्स अ गुड ड्रामा टू हैव अ रिलैक्स टाइम, बिकॉज ऑल द टाइम वी कैन नॉट गो इन टू द ट्रेजेडी एंड ऑल द टाइम वी कैन नॉट अफोर्ड कॉमिक और humorous sort of things. So this is the sort of thing to keep your mind in center. Do not go toward insanity, to stay sane and try to get things in the right way, because if you keep watching such plays, believe me, trust me, you would remain very calm, very cool, and आपके अंदर जो चीज़ें वो आती रहेंगी कि यार चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है, and you will be becoming more struggling, not कि जी बस सो गए और जिस तरह से ट्रैजिक देखकर ट्रैजिक तो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है, तो इट्स बेटर टू सी समथिंग विच कैन मेक यू हैप्पी। इफ़ इट डजंट मेक यू हैप्पी देन इट मस्ट नॉट टेक आउट एनीथिंग फ्रॉम यू, और आप वहीं पर रहें, सेंटर में रहें, पॉजिटिव रहें ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। तो ये प्लेस जो है इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। मेरी ज़िंदगी है तू, और जनाब ये था आज का रिव्यू, और इसके रिव्यू के लिए जो हमने किस्त चुनी थी वो 27 थी, और 27 जो रिव्यू था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत नॉर्मल रहा और बहुत एंटरटेनिंग रहा। और बस वही गुजारिश आखिर में, वही जो लिखा हुआ भी आ रहा है, राइट हैंड पे रेड कलर में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड पे ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, और वो है जनाब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट्स कर लीजिएगा, एंड स्टे टुगेदर विद द चैनल, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट अ particular episode or particular drama that we would remain cling with it. We would be having a much better place than that, right? Sometimes in the coming months we would be getting something which can create more sensitive feelings and such things, right? Have a good care, give a good care to yourself, और believe me, आप अपने आप को केयर देंगे ना तो आपके नीचे जितने लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली केयर मिलेगी। आप केयर देंगे अपने आप को, आपका माइंड सेट होगा, आपका एंगर सेट होगा, और आपकी फीलिंग्स बहुत सेट होंगी, सो यू वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग हैप्पीनेस टू द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो सबसे बेहतर यही है कि गिव अ गुड केयर टू योरसेल्फ, और अच्छा गुजारिए वक्त, इंशाल्लाह अच्छा वक्त खुद ब खुद आ जाएगा। इमिटेट कीजिए, कॉपी कीजिए अच्छे वक्त को, ट्राई टू प्रिटेंड, हिपोक्रेसी कीजिए कि जी मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, और यही बातें हैं जिसमें आप शो कर रहे होगे अपना ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड, और अल्लाह ताला आपको फिर देखेगा, और अल्लाह ताला तो वैसे ही पसंद करता है शुक्र अदा करने वाले को। शुक्र अदा कीजिएगा, मज़े में रहिएगा, नसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद किसी और रिव्यू के साथ या इसी के रिव्यू के साथ फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड विद फिल्मी दुनिया। अल्लाह ने के बाद।